नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो बीपीओ की परीक्षा होने वाली है और उस बीपीओ की परीक्षा में 20 अंक की आपकी योजनाएँ आनी हैं और ये योजनाएँ आपको सिलेबस में दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही होनी चाहिए और इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश की विभागानुसार योजनाएँ कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं योजनाओं का ये दूसरा भाग है। इससे पहले अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है? और अगर आपको कोई समस्या, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ, ठीक है? और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो अगली हमारी योजना है, जो अगली हम योजना के बारे में चर्चा करेंगे, वो है चिकित्सा सुविधा योजना। चिकित्सा सुविधा योजना, ठीक है? आइए इसको समझते हैं। ये होता क्या है? कौन-सी सरकार ने इसको शुरू किया और इसमें शर्तें क्या-क्या हैं? और जो लाभ पाने वाला व्यक्ति है, उसे कितनी रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? और यही 3-4 बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी योजना शुरू क्यों की जाती है? तो ये योजना शुरू क्यों की गई? तो एक बात समझो, सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है? ये एक श्रमिक है, रोज़ ये दिहाड़ी मज़दूरी काम करता है, कुछ पैसा कमाता है। लेकिन कभी-कभी आपको पता है ऐसी भी स्थिति आती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो श्रमिक है, ये कभी बीमार पड़ भी जाए या बीमार भी हो सकता है। तो जब ये बीमार हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? मुझे बताओ। इसका परिणाम ये होगा कि ये व्यक्ति काम पर नहीं जा पाएगा, ठीक है? ये व्यक्ति चूँकि काम पर नहीं जा पाएगा, तो फिर परिणाम क्या होगा? तो फिर परिणाम और भयावह होगा। इसका परिणाम ये होगा कि इसे मज़दूरी नहीं मिलेगी। बोलो भई, सरकारी कर्मचारी तो है नहीं ये, सरकारी कर्मचारी तो है नहीं कि इसको बीमार पड़ गया तो इसको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती होंगी या फिर कोई आवश्यक कार्य आ गया तो फिर उसको सीएल मिलती होंगी यानी कैज़ुअल लीव, है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसकी मज़दूरी बंद हो जाएगी अगर ये बीमार पड़ गया। तो ऐसे में सरकार आपके साथ खड़ी होती है। सरकार कहती है कि हम ऐसे श्रमिकों के साथ खड़े हैं जो काम पर जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाएँ और उनको मज़दूरी ना मिले, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। तो सरकार कहती है कि ऐसे व्यक्तियों को हम इस परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों के साथ हैं। अच्छा ठीक है। फिर सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि हम इसमें ऐसे व्यक्तियों को लाभ देंगे, अगर ये कंडीशंस उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है? यकायक बीमारी की स्थिति में जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनको लाभ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो सरकार कहती है कि हम ऐसे व्यक्तियों को जो श्रमिक हैं और विवाहित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम 3000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो विवाहित की बात हो गई, तो क्या जो अविवाहित हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? वो श्रमिक हैं। सरकार कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। जो अविवाहित हैं वो निराश ना हों और वो भी जब बीमार पड़ेंगे या जब भी कभी काम पर नहीं जा पाएँगे, तो अपनी चिकित्सीय सहायता के लिए उनको 2000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो आप सोच सकते हो अगर आप अविवाहित हो तो हाँ, 1000 रुपए का घाटा हो सकता है। चलिए खैर ये तो मज़ाक की बातें थी। तो विवाहित को कितना रुपए दिया जाता है? 3000 ठीक है? अविवाहित को 2000 रुपए सहायता राशि। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, कि ये जो चिकित्सा सुविधा योजना है, चिकित्सा सुविधा योजना, ठीक है? चिकित्सा सुविधा ये जो योजना है इसको कौन चला रहा है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा इनको। इसे उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग संचालित कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है? हाँ, संचालित है। अच्छा, सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति था, ये इस योजना का लाभार्थी बनना चाहता है। तो सरकार कहती है ठीक है आप लाभार्थी बनना चाहते हो लेकिन आपको कुछ शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी। हम तभी 3000 या 2000 रुपए दे पाएँगे। तो शर्तें क्या हैं? सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? योजना के अंतर्गत योजना के अंतर्गत इसे पंजीकृत होना चाहिए या योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को यह सहायता राशि मिलेगी और तीसरी जो बात है इसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? तो इन शर्तों का उसको पालन करना होगा, ये शर्तें उसे माननी होंगी तब उसे इतनी रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा सकती है, वो भी सरकार के द्वारा। आप बात समझ पा रहे हो? तो चिकित्सा सुविधा योजना ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक? ये श्रम
विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अब नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखने से पहले आप जो उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े हैं, आप उन पर ज़रा गौर करो। परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम, आप देखो। हालाँकि परिवार नियोजन कार्यक्रम में मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए एग्ज़ाम जो आयोग है। तो फिलहाल आपको कुछ जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है? जैसे एनएफएचएस, ये क्या है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी एनएफएचएस 5 के अभी आंकड़े जारी हुए हैं। अभी का मतलब 2020-21 में इसके आंकड़े जारी हुए थे। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा ये गया है, इसमें लिख लेना 2020-21 के आंकड़े हैं, ठीक है? हाँ, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा गया है कि यूपी की सकल प्रजनन दर, ये याद रखिएगा, ये कितनी है? 2.4, ठीक? सकल प्रजनन दर से मेरा सीधा सा आशय है टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। उत्तर प्रदेश की टीएफआर कितनी है? 2.4, और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसको 2 के आसपास लाना है, यानी 1.9 के आसपास लाना है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं परिवार नियोजन से संबंधित। जैसे अ, उत्तर प्रदेश में परिवार जो नियोजन का कार्यक्रम था वो लगभग 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था। जबकि भारत में अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करोगे तो 1952 में इसको शुरू कर दिया गया था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो परिवार नियोजन ब्यूरो है उसका भी गठन किया गया था वर्ष 1965 में। ठीक है? तो ख़ैर इतनी अंदर तक वो नहीं जाएगा आपका आयोग। आप जो ऊपर-ऊपर की बातें हैं, आप उन पर ध्यान रखो। ये जो सकल प्रजनन दर है, अगर आपसे ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में अर्बन में कितना है, यानी उत्तर प्रदेश के शहरी भागों में सकल प्रजनन दर कितना है, तो आप बताओगे 1.9, ठीक है? और अगर आपसे पूछ ले कि रूरल में कितना है, तो आप बताओगे 2.5, और टोटल कितना है, तो आप बताओगे 2.4, ठीक है? इतनी ही बातें आप याद रख लेना सिर्फ। बाकी आप परिवार नियोजन में ज़्यादा मत जाइए, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो योजनाओं में पंडित दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, चिकित्सा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई इसकी 2022 में, ठीक? किसने करी? 2022 में जिसकी सरकार थी, हमारे योगी जी ने, योगी जी, योगी आदित्यनाथ ने। क्या है इसका लक्ष्य? क्यों शुरू करी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जब भी लक्ष्य को ध्यान में लाओगे, तो सबसे पहले आप योजना में पहुँचो। योजना से ही आपको लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम से योजना है, ठीक? किसके लिए है? राज्य के कर्मचारी के लिए है। क्या करेंगे? कैशलेस चिकित्सा करवा सकेंगे। बात समझ पाए आप? ठीक है? तो अब हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवक सरकारी सेवक, चूँकि राज्य कर्मचारी हैं ना, या फिर जो सरकार में थे अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त सेवक, ठीक है? या फिर सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त और इनका परिवार, इन सबको कैशलेस चिकित्सा देना या कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा देना, ठीक है? उपचार की सुविधा देना। ये इसका टारगेट है, ये इसका लक्ष्य है। यहाँ तक बात समझ पाए? अब देखो इसमें एक खास बात क्या है, इसको आप नोट बना के याद रखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सुविधा है, सपोज़ करो ये कोई कर्मचारी है राज्य का, बात समझना, और इसे कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। तो जब भी इसको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी, चिकित्सा उपलब्ध कराने से मेरा आशय है कि ये इलाज करवाएगा, और चिकित्सा उपलब्ध इसको कहाँ करवाई जाएगी? अस्पताल में, ठीक है? और ये जो अस्पताल है, चिकित्सा इसको उपलब्ध करवाई जाएगी अस्पताल में, और ये जो अस्पताल है, ये निजी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर नोट बना के आपको लिखना क्या है? लिखना ये है कि यह सुविधा आयुष्मान, ये बात याद रखो, आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। तो अब बात समझ पा रहे हो? ये जो सुविधा है, ये जो कर्मचारी है, ये इलाज कहाँ करवाएगा? ये इलाज करवाएगा उन अस्पतालों में जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो वो जो अस्पताल हैं, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, वो अस्पताल चाहे निजी हों या सरकारी हों, हर एक अस्पताल में ये इलाज करवा सकता है। लेकिन अब शर्तें अलग-अलग हैं। आओ ज़रा इनको समझते हैं। सपोज़ करो ये लाभार्थी है, गौर करना, ये कौन है? ये है लाभार्थी। और लाभार्थी कौन हो सकता है? वो सरकारी सेवक हो सकता है, ठीक है? चूँकि ये योजना ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। और ये लाभार्थी क्या हो सकता है? ये लाभार्थी हो सकता है सेवानिवृत्त सेवक, रिटायर्ड हो गया, सेवानिवृत्त सेवक हो सकता है। ये इसका परिवार भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब सपोज़ करो ये जो लाभार्थी था, ये पहुँचा निजी अस्पताल में, ठीक? सपोज़ करो ये कोई निजी अस्पताल है, ये है निजी अस्पताल। तो होगा क्या इस स्थिति में, जब भी ये कर्मचारी या इसका परिवार या फिर सेवानिवृत्त कोई कर्मचारी निजी अस्पताल में जाएगा, तो इसको एक सीमा वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है, निजी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ। यानी 5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार करा सकता है, उपचार होगा, ठीक? अच्छा, अब ये पहुँचा कर्मचारी सरकारी अस्पताल में, ये सपोज़ करो सरकारी अस्पताल है ना? आप सोच रहे होंगे सरकारी अस्पताल तिकोना कैसा है? तो निजी अस्पताल भी तो तिकोना मैंने बनाया है, ठीक है? तो चलिए खैर, लाभार्थी अब पहुँचा सरकारी अस्पताल में। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ इसको एक अलग सुविधा दी जाती है। बिना किसी बिना किसी वित्तीय सीमा के बिना किसी वित्तीय सीमा के उपचार कराएगा उपचार कराएगा। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी अस्पतालों में कोई वित्तीय सीमा का इसका उल्लेख नहीं है और यहाँ पर वित्तीय सीमा का उल्लेख है। ठीक है? कितना वित्तीय सीमा का उल्लेख है? 5 लाख रुपए। यहाँ तक बात समझ पाए? अब राज्य सरकार कहती है कि ठीक है, हमारे यहाँ का जो भी कर्मचारी होगा, चाहे वो सेवानिवृत्त हो, वर्तमान में कर्मचारी हो या फिर वो सेवानिवृत्त हो, ठीक है? उसका परिवार हो। जो भी कर्मचारी होगा, उसे हम 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराएँगे निजी अस्पतालों में। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि योजना का लाभ पाने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास राज्य स्वास्थ्य कार्ड होना ज़रूरी है, होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये राज्य स्वास्थ्य कार्ड कौन बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्वास्थ्य कार्ड विभाग का अध्यक्ष बनाता है, विभाग का अध्यक्ष, इसका दायित्व होता है। तो ये जो राज्य स्वास्थ्य कार्ड है, हर एक कर्मचारी के पास होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये राज्य स्वास्थ्य कार्ड कौन बनाएगा? ये कर्मचारी जिस विभाग में होगा, उस विभाग के अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो इस योजना में आपको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? ये कथन में पूछ सकता है कि जैसे 4 कथन बना दिए, उसमें पहला कथन डाल दिया ये, ठीक है? और इसका उद्देश्य तो आपको पता ही होगा, ये तो याद करने की आवश्यकता है नहीं। साथ ही साथ ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने केवल समझाया है, आपको ये सेगमेंट याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, पूरा का पूरा इसको याद रखो। बाकी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ठीक है? अब देखो आगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या हम कहें ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये योजना चलाई जा रही है। एक प्रोग्राम है एनपीसीसी, उसको याद रखो। एनपीसीसी से क्या आशय है? एनपीसीसी से आशय है नेशनल प्रोग्राम फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, ठीक?
नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, ये कब से शुरू हुआ? 2016-17 से शुरू हुआ। बात समझना। और वर्तमान में यूपी के उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में ये चलाया जा रहा। ठीक है? ये 15 जनपद आप याद रखोगे। एनपीसीसी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर 2016-17 से शुरू हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में चलाया जा रहा है? 15 जनपदों में। क्यों शुरू किया गया? ये जो पैलिएटिव केयर है, पैलिएटिव केयर क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई इसको? तो ध्यान रखो, दरअसल ये जो पैलिएटिव केयर है, कैंसर कंट्रोल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। तो आप लिख लो यहां से एक बार समझने के लिए, कैंसर कंट्रोल एंड हेल्थ केयर, कैंसर कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रम, एल्डरली कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। महत्वपूर्ण ये घटक है। ठीक है? कुल मिला के कैंसर कंट्रोल के लिए ये प्रोग्राम कार्य करता है। अब इसमें उत्तर प्रदेश की ये 15 जनपद हैं। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन किस जिले में या किस जनपद में, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एनपीसीसी प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा? तो ऐसी स्थिति में आपसे ये आयोग उम्मीद करता है कि 15 जिले आपको पता हों। तो 15 जिले कौन-कौन से हैं? इसके लिए याद रखो आप, फाइनेंस मिनिस्टर शैलजा आरबीआई की गवर्नर बनी। आरबीआई की, क्या मैं लिख देता हूँ? हाँ, आरबीआई की गवर्नर बनी। फाइनेंस मिनिस्टर शैलजा। अब एफ से मतलब क्या है? एफ से आशय है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। एफ से आशय है फर्रुखाबाद। ठीक? एस से क्या आशय है? एस से आशय है सॉरी, एम से आशय है मेरठ। और एम से एक और आशय क्या है? मथुरा। तो ये मेरठ में भी चलाया जा रहा है प्रोग्राम और मथुरा में भी। एस से क्या आशय है? सहारनपुर और सुल्तानपुर। ठीक है? फिर एल से मतलब क्या है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। और एल से आशय है आपका ललितपुर। बात समझ पा रहे हो? जे से क्या आशय है? जे फॉर होता है झांसी। हालांकि जे एच होता है, लेकिन आप जे याद रखो। और जे से मतलब क्या होता है? जे से मतलब होता है जालौर। ठीक है? ए से हो गया अलीगढ़। और ए से क्या हुआ? ए से एक और हो गया अयोध्या। अयोध्या और अलीगढ़। ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ आरबीआई में। आर से आशय है मेरा रायबरेली। और बी से मेरा आशय है बहराइच। और आई से आशय है इटावा। आप जरा गिनो इनको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 जिले हैं। ठीक है? इनको एक रफ नजरिए से आप याद रखो। अगर इस तरह के क्वेश्चन बना दिए गए कि एनपीसीसी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के किस जिले में संचालित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जिले पता होने चाहिए। और इसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आप किसी भी तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर यहाँ से आप जिलों को 3-4 बार रिवाइज़ करो, इसके बाद ऑप्शन आपके अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। अगली योजना है आपकी जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। ठीक? इस योजना को पहले दरअसल कहा जाता था राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इसे राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था। ठीक है? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। लेकिन हुआ क्या? 2005 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया और 2005 में इस योजना को शुरू किया गया, से शुरू हुई है योजना। और इस योजना को, यानी ये जो जननी सुरक्षा योजना है, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डाला गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसे सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। संचालित किया जा रहा है। ठीक? बात समझो। जननी सुरक्षा योजना 2005 से शुरू हुई है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रखा गया है और सभी जनपदों में इसको संचालित किया जा रहा है। अब यहाँ से जो आपका महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है, वो ये आता है कि जननी सुरक्षा योजना में जो माँ होती है, जच्चा और बच्चा होता है, तो माँ को कितनी धनराशि दी जाती है? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दौर आप याद रखिए। एक तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है?
आपको याद रखना है वर्ष कब शुरू हुआ। और इसके बाद ये जो पैकेज मैं लिख रहा हूँ, ये नकद सहायता राशि कितनी दी जाती है? नकद सहायता राशि कितनी दी जाती है? आओ जरा समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दी जाती है और शहरी क्षेत्र में कितनी दी जाती है? ठीक, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ध्यान दो। हम्म, अब यहां से देखो आप, जो माँ को पैसा मिलता है, यानी माँ का पैकेज क्या होता है? माँ का पैकेज, जो माँ को पैसा मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र में दिया जाता है 1000 रुपए। ठीक। अच्छा, डिलीवरी के टाइम आपने नाम सुना होगा एक आशा बहू का, तो आशा का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, तो आशा को भी पैकेज दिया जाता है। तो आशा का पैकेज क्या होता है? आशा का पैकेज, आशा योजना कब आई थी, इसका पूरा नाम क्या है, ये मैंने आपको योजनाओं के सेगमेंट में कराया है। ठीक है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑब्जेक्टिव योजनाओं की, जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, तो वहां आप देख सकते हो। ये सारी की सारी योजनाएं मैंने पहले एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको करवा दी हैं। और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्ड वे में। ठीक है, तो आशा का पैकेज क्या होता है? 1400 रुपए माँ को मिला ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए। जबकि आशा का पैकेज ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है 600 रुपए दिया जाता है, और शहरी क्षेत्र के लिए दिया जाता है 400 रुपए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और भी कई सारी योजनाएं, ओह सॉरी, और भी कई सारे लाभ दिए जाते हैं जननी सुरक्षा योजना में माँ को। जैसे प्रसव के 42 दिनों तक को माँ की पूरी देखभाल होती है, टीका लगाना या फिर स्वास्थ्य जांच करना। यहाँ तक कि शिशु जो होता है ना, उसको भी कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। 1 साल तक शिशु की पूरी देखभाल होती है, उसको टीका लगाना, उसकी जांच करना, उसे पोषण अच्छा मिले, उसकी देख रेख करना। तो और भी कई सारी बातें होती हैं, लेकिन आप इन सब बातों को याद मत रखिए। आपके लिए केवल एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है, 2005 में शुरू हुई, और ये पैकेज, ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आगे बढ़ो। जननी, एक और याद रखो, योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना। सुरक्षा योजना, अभी मैंने क्या देखा, जननी सुरक्षा योजना, अब इसमें नया शब्द जुड़ गया, शिशु सुरक्षा योजना। ठीक, इस योजना को कब शुरू किया गया, आपको केवल इतना ध्यान रखना है। ये योजना शुरू करी गई थी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अगस्त 2011 से, और इसमें कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे मैं एक दो सुविधाएं आपके लिए लिखे दे रहा हूँ, याद आप मत करिएगा। जैसे इसमें कैशलेस डिलीवरी सेवा दी जाती है। ठीक है, कैशलेस डिलीवरी सेवा हो गई। जैसे मुफ्त में औषधियां दी जाती हैं, जांच की जाती है शरीर की। 7 दिनों तक मुफ्त आहार मिलता है इस योजना में, 7 डेज तक। और जब भी मान लीजिए कोई अस्पताल है, अस्पताल से इनको घर आना है माँ को जच्चा बच्चा के साथ, तो ये अस्पताल है, ये है घर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मुफ्त परिवहन है वो भी उपलब्ध कराया जाता है। तो कई सारी इस योजना में सहायता मिलती है, या कई सारी इस योजना में सुविधाएं दी जाती हैं माँ को। तो यहाँ से आपको केवल एक बात याद रखनी है, 2011 बस, और कुछ नहीं। चूंकि इस तरह की योजनाएं आपको मैच कराने के लिए आ जाती हैं, इधर योजनाएं देगा, इधर वर्ष देगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने अगले अभियान में। अगला जो आपका योजना है या आपको अभियान है, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू हुआ? 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ, ये किसने शुरू किया है? कौन-सा मंत्रालय है? तो आप बताओगे इस अभियान को जो है, वो शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। बात समझ पाए? अच्छा, ठीक है। क्या होता है इसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में होता क्या है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये जो योजना शुरू करी गई है, ये जो अभियान शुरू किया गया है, वो एक प्रतीक के तौर पर अभियान शुरू किया गया है। प्रतीक किसका है? जैसे जो महिलाएं होती हैं, उनका जो गर्भावस्था काल होता है, ध्यान देना, उनका जो गर्भावस्था काल होता है, वो होता है 9 माह का। तो ये अभियान आपसे कहता है कि ये जो 9 माह है, ये प्रतीक है।
अर्थात माह की, महीने की प्रत्येक 9 तारीख ये महिलाओं को समर्पित है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक आप? अच्छा, महिलाओं को समर्पित है प्रत्येक महीने की 9 तारीख को। और कौन-सी महिलाओं को? ये चूँकि गर्भावस्था की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर गर्भवती महिलाओं को। ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप? तो चूँकि महिलाओं का गर्भावस्था काल 9 महीने का होता है, इसलिए माह की प्रत्येक जो 9 तारीख होती है, वो गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित होती है। अच्छा ठीक है, समर्पित होती है, तो इसमें होगा क्या? इसमें होता ये है कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को, ध्यान देना, प्रत्येक महीने की 9 तारीख को ब्लॉक स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में इस अभियान को चलाया जाता है। अभियान को चलाया जाता है। ठीक है? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि ये 9 तारीख ही क्यों चुनी गई, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि 9 तारीख किसका प्रतीक है? हाँ, बात समझ पाए आप हमारी? ठीक है? तो कुल मिला के यही मेरा मतलब था समझाने का। तो इस योजना को, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसे एक नाम और दिया जाता है। इसे कहा जाता है आई प्लीज़ फॉर 9 स्कीम। ये इस योजना का अन्य नाम है। ठीक है? तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये जो 9 तारीख है, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये जो 9 तारीख है, ये किसका प्रतीक है और इसमें क्या होता है? ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में इस अभियान को चलाया जाता है। कौन-सी तारीख को चलाया जाता है? बस इतना याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को हर महीने की किस तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है? तो ध्यान रहेगा, हाँ, 9 तारीख। चूँकि यहाँ बात मातृत्व की आ गई है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये बात कर रहा है गर्भावस्था महिलाओं की, यानी कि 9 महीने की और 9 तारीख की। ठीक? नेक्स्ट देखो अब आगे। दरअसल अगर हम इसी योजना की बात करें ना, तो मैं बताऊँ तो आपको बहुत सारी बातें और बता सकता हूँ। जैसे इस योजना में 2017 में एक नई सुविधा शुरू करी गई थी। अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी महिलाओं को प्रदान की गई थी। तो वो सारी बातें आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? तो आप उनको छोड़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये योजना जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसे कब लॉन्च किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, स्वास्थ्य मिशन के तहत फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया, में लॉन्च किया गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो इस योजना को कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2013 में। क्या उद्देश्य है? क्यों लॉन्च किया गया इसे? तो यहाँ से समझो, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि जो बालक हैं, जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे, उनके उन बच्चों के जन्म के समय जो दोष होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, उनकी जाँच करना और उनका इलाज करना, उनका प्रबंध करना, यही उद्देश्य है। वही इस कार्यक्रम को पढ़ो, इस कार्यक्रम के पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी जो बालक हैं, उनके स्वास्थ्य को संवर्धित करना ही इसका उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य हो सकता है? जन्म से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में, अ, जन्म से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में जो विकार होते हैं, जैसे दोष, ठीक है? जैसे कुछ कमियाँ हो जाना, विटामिन ए की कमी हो जाना, है ना? आयरन की कमी हो जाना, कोई बीमारी लग गई है, तो इनकी जाँच करना, ठीक है? और उनका प्रबंध करना, ये इसका उद्देश्य है। अब एक बात समझो, इस कार्यक्रम के तहत कौन-सी आयु के बालक होंगे और उनकी जाँच कौन करेगा? जैसे किस आयु वर्ग के बालक हैं और उनकी जाँच में कौन कार्यकर्ता आ रहा है? जाँच कार्यकर्ता, ठीक है? यहाँ से समझो। मैंने कहा जन्म से लेकर 18 वर्ष तक। तो जन्म के समय, जैसे इनका जन्म होगा इन बच्चों का, तो जन्म के समय इनके स्वास्थ्य की जाँच कौन करता है? वो करता है आशा। आशा के द्वारा जाँच होगी, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, जैसे ही बच्चा 6 सप्ताह से 6 साल का होगा, इस दरमियान
इनके स्वास्थ्य की जांच कौन करेगा? तो ये जांच कार्यकर्ता कौन होते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है? अब बच्चा 6 साल का हो चुका, अब बच्चा जाएगा 18 साल तक। तो 6 साल से लेकर 18 साल तक में कौन जांच करता है? तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में जब आप पढ़ रहे होंगे तो स्कूलों में कई बार डॉक्टरों की टीम आती थी। तो उसे कहा जाता है मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीम। यानी कि इनकी जो जांच होगी वो स्कूलों में या अन्य कई जगह मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीम के द्वारा होती है। तो इस टीम में कौन-कौन होता है? दरअसल इस टीम में होते हैं 2 डॉक्टर, इस टीम में होता है एएनएम और फार्मासिस्ट। इनकी एक टीम होती है और वो फिर इनकी जाँच करते हैं। तो कुल मिला के जन्म के समय जाँच कौन करेगा आपकी? आशा। देखो ये चीज़ें रटने वाली नहीं होती हैं। जब आप व्यावहारिक रूप से गाँव में विचरण करते होगे तो ये सारी चीज़ें आप देखते होगे। मैं ये लिख रहा हूँ तो आपका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें आप रटो। जब आपके सामने समक्ष ऑप्शन इस तरह के आते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक दिमाग लग जाता है। बच्चा पैदा हुआ, अब मुझे बताओ इसकी जाँच कौन करेगा? अरे! छोटे बच्चों के लिए कौन बनाया गया है? कौन-सी संस्था बनाई गई है? आशा, बात 6 साल 6 सप्ताह से 6 साल का हुआ। तो आपने देखा है आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं आपकी प्राइमरी के आस-पास। प्राइमरी स्कूलों में ही कई कई बार एक एक कमरा निर्धारित कर दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र के लिए। तो वहाँ पर कौन से बच्चे जा रहे होंगे? छोटे-छोटे बच्चे जो जन्म से ऊपर उठ चुके हैं थोड़ा-सा। 6 सप्ताह से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की जाँच करेंगे। इसके आगे जब वो बच्चा बढ़ जाएगा तो फिर मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीमें आएँगी। ठीक है? तो सब कुछ इसमें नहीं रटना होता है। बहुत सी चीज़ें समझने वाली होती हैं। अब देखो नेक्स्ट एक प्रोग्राम और है जो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डी-वॉर्मिंग राष्ट्रीय डी-वॉर्मिंग डे, कृमि मुक्त कार्यक्रम, कृमि मुक्त कार्यक्रम, ठीक है? कृमि मुक्त कार्यक्रम। दरअसल इसमें होता क्या है, इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में ये एज ग्रुप याद रखो, प्रदेश में 1 से 9 वर्ष तक के समस्त बच्चों को वर्ष में 2 बार फरवरी ये 2 बार कौन से महीने हैं? फरवरी। और कौन-सा महीना है? और है अगस्त। वर्ष में 2 बार फरवरी और अगस्त में अल्बेंडाजॉल अल्बेंडाजॉल ये गोलियाँ होती हैं, आपने खाई होंगी यदि आपको पता होगा बचपन में पेट में कीड़े पड़ जाते थे, है ना? तो अल्बेंडाजॉल गोलियाँ खाते थे, अल्बेंडाजॉल 400 तो अगस्त में और फरवरी में अल्बेंडाजॉल 400 एमजी की गोली प्रदान की जाती है। गोली अ, दिए जाने का प्रावधान है दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में ये चलाई जा रही है, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें आपसे केवल इतना याद रखो, ये कितने वर्ष तक को टारगेट करता है? 1 से लेकर 19 वर्ष तक बच्चों को, ठीक है? और इसमें कौन से महीनों में ये गोलियाँ दी जाती हैं? फरवरी और अगस्त में। एल्बेंडाज़ोल 400 ये कृमि मुक्त कार्यक्रम है, जो एक डिज़ीज़ होती है, जैसे आपने सुना होगा पेट में कीड़े पड़ जाना, है ना? तो उसके लिए कार्यक्रम है ये। अच्छा एक और कार्यक्रम याद रखो उत्तर प्रदेश सरकार ने, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह, ठीक? बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह, ये कब होता है? दरअसल ये वर्ष में 2 बार होता है। कौन-कौन से महीने में? जून में एक तो और दूसरा दिसंबर में। तो ये वर्ष में 2 बार यानी जून और दिसंबर में 9 माह से 5 साल तक ये आप याद रखो रेंज 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की गोली दी जाती है। विटामिन ए की गोली दी जाती है। अब मुझे बताओ विटामिन ए की गोली क्यों दी जाएगी? हो सकता है रतौंधी के जो लक्षण होते हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है? तो बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है रतौंधी से या रतौंधी के रोगाणुओं रतौंधी के रोगाणुओं से रतौंधी के रोगाणुओं से लड़ने में क्षमता का विकास करना क्षमता का विकास करना, ठीक है? ये इसका टारगेट है। तो बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह में आपको कितनी बातें याद रखनी हैं? बस 2-3 बातें। सबसे पहले ये जून और दिसंबर में
इसमें 9 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की गोलियाँ दी जाती हैं ताकि वो रतौंधी के रोगाणुओं से लड़ सके। ठीक है यहाँ तक? क्लियर हुई बात? अच्छा, अब एक और देखो, मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो आप ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले जहाँ की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ऐसे 57 जिलों को चिन्हित किया गया। ठीक? बात समझना? और यहीं पर ये योजना शुरू की गई। ऐसे 57 जिलों को चिन्हित किया गया और यहीं पर ये योजना शुरू हो गई या शुरू करी गई। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले इस योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं, जहाँ की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है और वो जिले 57 हैं। टोटल आपसे जिले पूछ सकता है कि मिशन परिवार विकास के तहत कितने जिलों को चिन्हित किया गया था? तो आपको ये बात याद रखनी है, 57 जिलों को चिन्हित किया गया था, ठीक है? अच्छा होगा क्या इसमें? तो इसके तहत होता क्या है, मिशन परिवार विकास के तहत कई सारी प्रोत्साहन परक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। कई सारी प्रोत्साहन परक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। बात समझना ध्यान से। जैसे सबसे पहली मैं योजना बताऊँ, नई पहल। हालाँकि योजनाएँ आपसे पूछी नहीं जाएँगी, केवल नई पहल की संभावना है कि आपसे पूछी जाए। और जैसे सास-बहू सम्मेलन, है ना? सास-बहू सम्मेलन का भी आयोजन कराया जाता है। जैसे सारथी सम्मेलन का भी आयोजन कराया जाता है। तो ये जो मिशन परिवार विकास है, मिशन परिवार विकास का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि ये जो जनपद हैं 57, इन जनपदों में जो प्रजनन दर है, उसमें कमी लाते हुए राज्य की प्रजनन दर 2025 तक 2.1 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसमें। और ये जो नई पहल योजना है, इस नई पहल में होता क्या है, इसमें जो नवविवाहित दाम्पत्य होते हैं, जैसे सपोज़ करो किसी का विवाह अभी हुआ है, मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है? ऐसे बना देता हूँ मैं। होगा क्या कि नई पहल के तहत आशा जो बहुएँ होती हैं, वो इन परिवार जोड़ों को नियोजन किट प्रदान करती हैं। नियोजन किट, उसमें कई सारे परिवार नियोजन संबंधी सामग्रियाँ होती हैं, बाकी सारे आप लोग जानते ही हैं। तो नियोजन किट प्रदान की जाती है नई पहल के तहत। कौन करता है? आशा बहुएँ, ठीक है? आशा कार्यकर्ता। मिशन परिवार विकास में आपको क्या बातें याद रखनी है? केवल ये बात याद रखो आप, मिशन परिवार विकास उत्तर प्रदेश के उन जिलों में चलाई जा रही है जहाँ प्रजनन दर अधिक है और कितने जिलों में? ये बात याद रखो, 57, ठीक? बात क्लियर है? हाँ, अब आगे देखो। एक योजना है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही, जिसका नाम है मुखबिर योजना। मुखबिर, क्या लिखा है? मुखबिर योजना, ठीक है? ये मुखबिर योजना क्या है? आओ ज़रा इसमें 2-3 बातें समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ करो, ये कोई परिवार है, बात समझना। अब ये जो महिला थी, मान लीजिए ये गर्भवती हो गई, तो अब ये जाएँगे अस्पताल। ये अस्पताल पहुँचे, इस परिवार को ये परिवार है मान लीजिए रूढ़िवादी, इसको पुत्र की चाह बहुत है। ये कहता है कि पुत्री नहीं चाहिए, ना, हटाओ इसको, यही चाहिए मुझे। तो ये गए परिवार वाले अस्पताल में। अस्पताल में इन्होंने कराया अल्ट्रासाउंड, ठीक है? इन्होंने कराया अल्ट्रासाउंड। अब इनको पता चला यार ये तो इसके तो गर्भ में अ, पुत्री है। तो फिर ये परिवार क्या करेगा, इस पुत्री को मारने का प्रयास करेगा। और इससे होता क्या है राज्य में? इससे होता राज्य में ये है कि जब पुत्रियाँ मार दी जाती हैं गर्भ में, तो उससे लिंगानुपात में बहुत बड़ी गिरावट आती है। अब ऐसी स्थिति में राज्य की स्थिति भी खराब होती है ना? राज्य का नाम खराब होता है कि बताइए, केवल बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं ही नहीं। तो राज्य में लिंगानुपात एक समान रहे, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया, मुखबिर योजना। मुखबिर योजना क्या करती है? मुखबिर योजना में दरअसल कुछ एनजीओ होते हैं या हम कह लें एक संस्था होती है या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जो गुप्त जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, अस्पतालों के आस-पास भटकते रहते हैं। अस्पतालों के लोगों से या अस्पतालों के डॉक्टर से संपर्क करते हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि अच्छा इस अस्पताल में ये डॉक्टर और ये परिवारजन मिल के ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, तो वो तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दे देता है, पुलिस को दे देता है। पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। अब कोई भी व्यक्ति सपोज़ करो ये व्यक्ति ये मुखबिर है, वो अपनी जान पे खेल के ये सारी जानकारियाँ प्रशासन तक पहुँचाएगा कि यहाँ पर अनैतिक काम चल रहा है। पुत्रियों को मारा जा रहा है गर्भ में।
तो इसकी तो जान को खतरा है। तो सरकार कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ राशि प्रदान करूँगा। तो इसको भी 2 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। तो मुखबिर योजना का आशय आप समझ पा रहे हो? मुखबिर योजना का आशय सीधा-सा ये है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बस और कुछ नहीं। तो केवल आप इतनी ही बात लिखो। मुखबिर योजना का लक्ष्य क्या है? आपसे यही पूछा जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। बात समझ पा रहे हो? इसकी शुरुआत कब हुई? 3 बातें याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2017 जून में। जून 2017 में इसको शुरू किया गया। 24 जून 2017 को इसको शुरू किया गया था और इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। ये 3 बातें हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, बाकी मतलब नहीं है। ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, देखो उत्तर प्रदेश शबरी संकल्प योजना, संकल्प योजना। उत्तर प्रदेश शबरी संकल्प योजना। चलो भाई इसमें देख लेते हैं। क्या है उद्देश्य शबरी संकल्प योजना का? देखो, इस योजना का जो टारगेट है, वो है कुपोषण को मिटाना। कुपोषण को मिटाना, ठीक है? कुपोषण को मिटाना। अब प्रश्न ये आता है किसका कुपोषण? किसके कुपोषण को मिटाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गरीब गर्भवती महिलाओं का। गरीब गर्भवती महिलाओं का कुपोषण मिटाना। यानी ऐसी महिलाएँ जो मज़दूरी करती हैं, गर्भावस्था के दौरान ऐसी महिलाएँ अ, अब आप मैं कैसे समझाऊँ? देखो, सपोज़ करो ये कोई महिला है, ठीक? समझने का प्रयास करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये गरीब महिला है और ये मज़दूरी करती है। अब अगर ये गर्भावस्था काल में आ जाएगी, सपोज़ करो इसने गर्भ धारण कर लिया और गर्भावस्था काल में ये आ गई, तो इसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसको चाहिए अतिरिक्त पोषण, ठीक है? अब अतिरिक्त पोषण चाहिए, तो गर्भावस्था काल में ये काम पर तो जा नहीं पाएगी, तो अब पैसा भी नहीं आएगा। तो सरकार इसके साथ खड़ी होती है। सरकार कहती है कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो गर्भावस्था काल में इसको 6 महीने तक ₹500 की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन एक शर्त है, सरकार कहती है कि हम उन्हीं महिलाओं को लाभान्वित करेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी कार्यालय में होगा। यानी कि ऐसी महिलाएँ जो पंजीकृत हों आंगनवाड़ी कार्यालय में, आंगनवाड़ी में पंजीकृत हों, उन्हें 6 महीने तक ₹500 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। किस काल में? गर्भावस्था काल में। बात समझ पाए आप यहाँ तक? अब यहाँ उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? ये किससे संबंधित है? कुपोषण से। कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में सबसे पहले 2017 से शुरू की गई थी। शुरू की गई। आपको ये 3 बातें याद रखनी है। कब से शुरू की गई? क्या संबंध है इसका? ठीक है? बाकी यहाँ मैंने जो अनुदान राशि बताई है, वो आप याद करना चाहो याद करो। ठीक? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, कि ये जो शबरी है, शबरी, इसका पूरा नाम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने बताया आपको, ये जो हमारी योजनाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की समस्त योजनाओं को मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, प्रैक्टिस करवाई है आपकी, वहाँ मैंने इसको बताया है। तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। हालाँकि इस योजना को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। इस योजना को मैं केंद्र वाली योजनाओं पे डिस्कस करूँगा, ठीक है? अब ज़रा उत्तर प्रदेश के बजट को देख लेते हैं। चिकित्सा विभाग या चिकित्सा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश की बजट की एक झलक देखो अब यहाँ। बजट 2024-25 में चिकित्सा विभाग में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया है या चिकित्सा के ऊपर कितना रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है? और भी कई सारे फैक्ट्स बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले, पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ने कितना रुपया आवंटित किया है? तो 7350 करोड़ रुपए। आप समझ पाए? 7350 करोड़। दूसरी बात, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन या हम कहें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसमें कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इन्वेस्ट कर रहा है 952 करोड़ रुपए।
अच्छा, ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या आता है? जैसे अ, इसमें क्या आता है, जैसे मैं बात करूँ आपसे, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर वेलनेस सेंटर को स्थापित करना, ठीक है? स्थापित करना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। जैसे हम बात करें, दूसरा पॉइंट, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं बात करूँ, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना करना, हेल्थ लैब की स्थापना करना, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका इनका विकास किया जाएगा। और भी कई सारे संसाधनों का विकास किया जाएगा। तो इन संसाधनों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं 2024-25 में? 952 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत। अब देखो, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया दिया है? 300 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की हैं और करंट से संबंधित हैं। एक तो योजनाओं से संबंधित ये सेगमेंट हो गया और दूसरा ये करंट से, और दोनों ही आपके एग्जाम में आने हैं। योजनाओं वाला पोर्शन तो आना ही है, इसलिए याद रखो। और करंट के जो टॉपिक्स आने हैं जो भी, उसमें जब आप सबसे नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश समसामयिकी, है ना? घटनाक्रम। तो ये उत्तर प्रदेश समसामयिकी में भी आता है, ठीक है? और देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया है? तो 322 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में। अच्छा, ठीक है। एक योजना अभी मैंने लिखी थी, पंडित दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, चिकित्सा योजना। इस योजना के तहत कितना रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है? तो आप क्या बताओगे? 150 करोड़ रुपए, 150, 150 करोड़ रुपए, ठीक है? अब कुछ बातें कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के फैक्ट में। ये बातें भी आपको याद रखनी है चिकित्सा से संबंधित। मैं अगर कहूँ कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो आप बताओगे 65। इसमें से ये जो 35 हैं, ये राज्य सरकार के हैं, और बचे कितने? 30, 30 ही बचे, ये हैं निजी क्षेत्र के, ठीक है? 35 राज्य सरकार के हैं और 30 निजी क्षेत्र के हैं। तो अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो आप बताओगे 65। आप देखो, उत्तर प्रदेश में, हालाँकि ये डेटा पुराना है, लेकिन इसके बाद डेटा आया नहीं है, तो आप यही डेटा याद रखोगे, अभी हाल-फिलहाल में। उत्तर प्रदेश में 2014 में मात्र मृत्यु दर कितनी थी? 285 प्रति लाख आबादी में। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब ज़रा बात करो, 2022 में उत्तर प्रदेश में मात्र मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो आप बताओगे 167 प्रति लाख, ठीक? 167 प्रति लाख। अच्छा, 2014 में अगर मैं बात करूँ, 2014 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो आप बताओगे 48 प्रति हज़ार। और मैं आपसे पूछूं कि 2020 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, 38 प्रति हज़ार, ठीक है? तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी इनके बाद आंकड़ा आया नहीं है, तो आप यही याद रखोगे, ठीक है? क्लियर है बात? तो ये हमारी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएँ थी, जो आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।